दिल्ली में गर्मियां शुरू होते ही टैंकर माफियाओं का खेल शुरू हो जाता है। जल बोर्ड के अधिकारियों से मिलकर पानी चुराते हैं और ऊंचे दामों पर बेचते हैं। दिल्ली में टैंकर माफिया का साम्राज्य केजरीवाल की सरकार के दौरान खूब फला फूला। फिलहाल तो जल संकट के नाम पर दिल्ली की पूरी सरकार ही इन माफियाओं के भरोसे है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी वजह से केजरीवाल सरकार को जमकर फटकार लगाई और पानी की बर्बादी और टैंकर माफिया को लेकर फटकार लगाते हुए कोर्ट ने पूछा कि आखिर सरकार इन्हें रोकने के लिए क्या एक्शन ले रही है। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि टैंकर माफिया पर यदि सरकार एक्शन नहीं ले रही है तो दिल्ली पुलिस को इसके लिए आदेश दिया जाएगा। पानी की बर्बादी रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए ये बताते हुए एक हलफनामा दाखिल करने को कहा गया है। भीषण गर्मी के बीच राजधानी दिल्ली में लाखों लोग जल संकट का सामना कर रहे हैं। पड़ोसी राज्यों से अधिक पानी दिलाने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हिमाचल और हरियाणा को दिल्ली के लिए अतिरिक्त पानी भेजने का आदेश दे चुकी अदालत ने अब दिल्ली सरकार से पानी की बर्बादी और टैंकर माफिया को लेकर सवाल पूछे हैं। अदालत ने कहा कि लोग परेशान हैं, हम भी न्यूज चैनल्स पर तस्वीरें देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के वकील से पूछा कि गर्मियों में पानी की बार बार किल्लत होती है तो पानी की बर्बादी को रोकने के लिए आपने क्या कदम उठाए हैं। दिल्ली सरकार की ओर से कहा गया कि उन्होंने इस दिशा में कई कदम उठाए हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि क्या क्या उपाय किए गए हैं ये बताते हुए एक हलफनामा दायर करिए। कोर्ट ने कहा कि यदि आप टैंकर माफिया से नहीं निपट सकते हैं तो हम दिल्ली पुलिस को एक्शन लेने के लिए कहेंगे। इसके पहले जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस प्रसन्ना बी बराले की बेंच ने कहा कि दिल्ली सरकार की तरफ से दायर याचिका में त्रुटि के कारण रजिस्ट्री में हलफनामा स्वीकार नहीं किया जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि आपने त्रुटि को ठीक क्यों नहीं किया, हम याचिका खारिज कर देंगे। पिछली तारीख पर भी इस ओर ध्यान दिलाया गया था और फिर भी आपने त्रुटि को दूर नहीं किया। अदालती कार्यवाही को हल्के में ना ले, चाहे आपका मामला कितना भी महत्वपूर्ण क्यों न हो, हमें कभी हल्के में ना ले। फाइलिंग स्वीकार नहीं की जा रही है। आप सीधे कोर्ट को कई दस्तावेज सौंपते हैं और फिर कहते हैं कि आपके पास पानी की कमी है और आज ही आदेश पारित कर देते हैं। आप सभी तरह की अति आवश्यकता का हवाला देते हैं और आराम से बैठे रहते हैं। सब कुछ रिकॉर्ड में आने दे। कोर्ट ने सुनवाई में आगे कहा कि वो मामले की सुनवाई से पहले फाइलें पढ़ना चाहती है क्योंकि अखबारों में बहुत सी बातें छपी हैं। पीठ ने कहा कि अगर हम अपने आवासीय कार्यालय में फाइलें नहीं पढ़ेंगे तो अखबारों में जो कुछ भी छप रहा है उससे हम प्रभावित होंगे। ये किसी भी पक्ष के लिए अच्छा नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद एक बार फिर शह और मात का खेल शुरू हो गया है। केंद्र में लगातार तीसरी बार पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने से ममता बनर्जी बेहद बेचैन हैं। वो कई दिनों से दावा कर रही हैं कि बीजेपी के 3 सांसद उनके संपर्क में हैं और लोकसभा में बीजेपी की सीटें घटकर 237 होने वाली है। दूसरी ओर अजीत पवार ने खुलकर कह दिया है कि संसद का सत्र शुरू होने से पहले एनडीए के सांसदों की संख्या 300 हो जाएगी। चुनाव में एनडीए को 294 सीटें ही मिली थी। मतलब कि अजीत पवार एक बार फिर अपने चाचा की पार्टी पर धावा बोलने की तैयारी कर रहे हैं। तो इसके पीछे वजह यह है कि बीड से पंकजा मुंडे को हराकर चुने गए शरद पवार गुट के बजरंग सोनवाने ने अपनी जीत के लिए अजीत पवार गुट के एक मंत्री और एक विधायक को धन्यवाद दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने 2 बार अजीत पवार से फोन पर बात भी की। एनसीपी प्रमुख अजीत पवार के करीबी सहयोगी और एमएलसी अमोल मिटकारी के एक ट्वीट से चर्चाओं का बाजार गर्मा गया है। अमोल ने दावा किया है कि हाल ही में बीड से लोकसभा चुनाव जीतने वाले एनसीपी शरद पवार नेता बजरंग सोनावाने ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को फोन किया और उनसे संपर्क करने की कोशिश की है। अमोल मिटकारी का कहना था कि बजरंग सोनावाने ने 2 बार अजीत पवार से संपर्क करने की कोशिश की। मिटकारी के दावा किए जाने के बाद शरद पवार गुट के बारे में चर्चा तेज हो गई है। लोकसभा चुनाव में शरद पवार गुट के 8 सांसद चुने गए हैं। शरद की पार्टी ने 10 सीटों पर चुनाव लड़ा था। वहीं अजीत पवार गुट ने सिर्फ 1 सीट पर जीत हासिल की है। सोनावाने को बीड में उनके समर्थक प्यार से बजरंग बप्पा कहकर बुलाते हैं। दरअसल बीड में दादा को बप्पा कहा जाता है। एनसीपी प्रमुख अजीत पवार भी अपने समर्थकों के बीच दादा के नाम से चर्चित है। हालांकि सोनावाने ने अमोल के दावे का खंडन किया और साफ किया कि वो अपनी आखिरी सांस तक
शरद पवार के साथ रहेंगे। हाल के चुनाव में सोनावणे ने बीड से बीजेपी उम्मीदवार पंकजा मुंडे को हराया है। अमोल मिटकारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया था कि उन्हें बीड के बप्पा के दादा का फोन आया था। दिलचस्प बात यह है कि मिटकारी ने मीडिया के सामने आकर भी इस बारे में विस्तार से जानकारी दी। इससे पहले शिवसेना के नवनिर्वाचित सांसद नरेश महस्के ने दावा किया था कि उद्धव ठाकरे के 2 सांसद एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली पार्टी के संपर्क में हैं। लोकसभा चुनाव में उद्धव गुट ने 9 सीटों पर जीत हासिल की है। एकनाथ शिंदे गुट को 7 सीटों पर जीत मिली है। एनसीपी अध्यक्ष अजीत पवार ने दावा किया कि संसद सत्र तक भाजपा नीत गठबंधन में सांसदों का आंकड़ा 300 तक पहुंच जाएगा। उन्होंने पार्टी के 25वें स्थापना दिवस पर केंद्रीय मंत्रिपरिषद में स्थान न मिलने के बावजूद एनडीए के साथ रहने की प्रतिबद्धता जताई और अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव जीतने का संकल्प दोहराया। अजीत पवार ने कहा कि लोकसभा चुनाव में संविधान बदलने का भ्रम फैलाया गया, जिससे हमें नुकसान उठाना पड़ा। उन्होंने कहा कि महाविकास अघाड़ी को 43.90% मत मिला, जिससे उन्हें 30 सीटों पर जीत मिली, जबकि महायुति को 43.30% मत मिले और हमें 17 सीटें मिली। उन्होंने कहा कि ये पूरा चुनाव लोगों में संदेह पैदा करके जीता गया, लेकिन विधानसभा चुनाव में ऐसा नहीं होगा। हम तीनों सहयोगी पूरे समन्वय के साथ मजबूती से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और राज्य में महायुति की सरकार बनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा नेता, फिल्मी पर्दे के एक चमकते सितारे को संसद में खड़े होकर सियासत की आंधी बता दे तो वाकई उसने कुछ बेमिसाल किया होगा। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी करने वाले नरेंद्र मोदी ने जिस पवन कल्याण को आंधी बताया, आज वो आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम बन गए हैं। साउथ के पावर स्टार पवन कल्याण ने 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ साथ आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव में वाकई आंधी उठा दी। इस बार के चुनाव में पवन कल्याण का स्ट्राइक रेट 100% रहा। आपको बता दें कि इस बार आंध्र प्रदेश में विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ हुए थे। पवन कल्याण की जनसेना पार्टी ने 21 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा और सारी की सारी सीटें जीत ली। आंध्र प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में आज तक किसी भी क्षेत्रीय दल को इतनी बड़ी सफलता नहीं मिली थी। बुधवार को टीडीपी नेता एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। उनके साथ उनके मंत्रिमंडल के कई सदस्यों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इस शपथ ग्रहण में खुद पीएम मोदी पहुंचे थे। इस मौके पर दक्षिण के सुपरस्टार पवन कल्याण ने भी मंत्री पद की शपथ ली। पवन कल्याण जनसेना पार्टी के संस्थापक हैं। वो पिथापुरम विधानसभा सीट से विधायक चुने गए हैं। पवन कल्याण नायडू मंत्रिमंडल में डिप्टी सीएम बनेंगे। चंद्रबाबू नायडू के बाद पद और गोपनीयता की शपथ लेने वाले पवन कल्याण ने मंच पर मौजूद सभी लोगों का पहले अभिवादन किया, फिर वो वापस लौटे और एक शख्स के पैर छुए। ये शख्स कोई और नहीं, पवन कल्याण के भाई मेगा स्टार चिरंजीवी और कोनिडेला नागेंद्र बाबू भी फिल्म अभिनेता है। पवन कल्याण ने 1996 में अपने फिल्मी सफर की शुरुआत की। उन्होंने तेलुगु के अलावे कई अन्य भाषाओं में भी सुपरहिट फिल्में दी हैं। पवन कल्याण ने 2008 में राजनीति में प्रवेश किया। उन्होंने अपने भाई चिरंजीवी द्वारा स्थापित प्रजा राज्यम पार्टी के युवा विंग के अध्यक्ष के रूप में काम शुरू किया। फिर मार्च 2014 में पवन कल्याण ने जनसेना पार्टी की स्थापना की। जब उन्होंने पार्टी बनाई तो वो देश भर में काफी चर्चित हो गए। पवन कल्याण की पहचान एक ऐसे व्यक्ति के रूप में है जो कई सेवा कार्यक्रम चलाता है। उन्होंने आंध्र प्रदेश के गरीब लोगों की मदद के लिए कॉमन मैन प्रोटेक्शन फोर्स CMPF नामक एक स्वैच्छिक ट्रस्ट की स्थापना की। पवन कल्याण को हर समय किताबें पढ़ने की आदत है। वो मार्शल आर्ट में भी पारंगत है। कराटे में ब्लैक बेल्ट हासिल है। 10 साल के लंबे इंतजार के बाद पावर स्टार पवन कल्याण की किस्मत बदल गई है। वो पिछले 10 सालों से राजनीति में है और कड़ी मेहनत की है। 2 बार विधानसभा चुनाव लड़ा और हार गए। भले ही लोगों ने उनका साथ नहीं दिया, लेकिन उन्होंने राजनीति से अपने कदम पीछे नहीं खींचे। पावर स्टार ने धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की, साहस के साथ लड़े और अंत में पवन कल्याण ने पिथापुरम विधानसभा क्षेत्र से तीसरी बार चुनाव में भारी बहुमत से जीत हासिल की। पवन कल्याण ने बीजेपी और टीडीपी के साथ
गठबंधन के तौर पर जनसेना लॉन्च की, राज्य में 21 सीटों पर चुनाव लड़ा और सभी पर जीत हासिल की। उनकी पार्टी के 2 सांसद भी विजयी हुए हैं। 100% स्ट्राइक रेट के साथ पवन कल्याण ने इस बार इतिहास रच दिया। रिपोर्ट न्यूज ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल के जमकर चुनाव प्रचार करने के बावजूद आम आदमी पार्टी को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। दिल्ली, हरियाणा, असम और गुजरात में आम आदमी पार्टी का खाता तक नहीं खुला। पंजाब में ले देकर उसे सिर्फ 3 सीटें मिली, लेकिन केजरीवाल ने इस हार की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया और किसी भी पद से अपना इस्तीफा नहीं दिया। लेकिन केजरीवाल चाहते हैं कि बलि का बकरा भगवंत मान बने और चुनाव हार गए उनकी कैबिनेट के सहयोगियों को पद से हटा दिया जाए। मतलब कि हार का ठीकरा भगवंत मान के सिर पर ही फूटेगा। लेकिन माना जा रहा है कि एक साथ 4 मंत्रियों को कैबिनेट से हटाए जाने के बाद पार्टी में बगावत का खतरा है, जिसके संकेत तब मिले जब भगवंत मान की बैठक में 3 विधायक नहीं आए। इसी वजह से भगवंत मान को दिल्ली तलब किया गया। भगवंत मान पहले सुनीता केजरीवाल के दरबार में हाजिर हुए, फिर राघव चड्ढा के यहाँ उनकी हाजिरी लगी और फिर वो हांफते हुए तिहाड़ जेल जा पहुंचे और अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात की। लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को पंजाब से महज 3 सीटें ही मिली हैं, जहां उसकी उम्मीद कम से कम आधा दर्जन सीटों की थी। सूत्रों का कहना है कि दिल्ली यात्रा में वो कैबिनेट विस्तार पर बात करेंगे। इसके अलावा पंजाब के नतीजों को लेकर भी मंथन हो सकता है। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के दौरान कुछ दिनों की जमानत दे दी थी, लेकिन उन्हें 2 जून को वापस जेल जाना पड़ा था। आम आदमी पार्टी के आंतरिक सूत्रों का कहना है कि जालंधर पश्चिम विधानसभा सीट पर 10 जुलाई को उपचुनाव है, वहां किसे उम्मीदवार बनाया जाए, इसको लेकर भी सुनीता केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल के साथ चर्चा की गई। जालंधर पश्चिम सीट से शीतल अंगुराल ने पार्टी छोड़ दी थी और वो भाजपा का हिस्सा बन गए थे। इसके बाद जालंधर सीट से सांसद रहे सुशील कुमार रिंकू भी बीजेपी में चले गए थे। आम आदमी पार्टी ने आम चुनाव में अकाली दल से आए पवन कुमार टीनू को उतारा था, जो हार गए। आम आदमी पार्टी को पंजाब में करारा झटका लगा है, जो 92 सीटें जीतकर सत्ता में आई थी। ऐसे में जालंधर पश्चिम सीट जीतकर वो अपनी ताकत दिखाना चाहेगी। एक दिन पहले ही भगवंत मान ने लुधियाना और जालंधर सीटों पर हार की समीक्षा की थी। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा था कि आम लोगों को उपचुनाव के लिए तैयार रहना होगा। भगवंत मान सरकार में मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर अब लोकसभा चले गए हैं। ऐसे में उनकी जगह भी किसी को लेनी होगी। यही नहीं, उन 4 मंत्रियों को हटाया भी जा सकता है जो चुनाव में उतरे लेकिन पराजित हो गए। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह, एनआरआई मामलों के मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल, परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर और कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुद्दियां चुनाव में उतरे थे। इन सभी को हार मिली है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि कैबिनेट में फेरबदल पर बगावत होने का भी डर है। अमृतसर और फतेहगढ़ साहिब सीटों पर प्रदर्शन की समीक्षा थी। इस दौरान अमृतसर के 3 विधायक भगवंत मान की मीटिंग में नहीं पहुंचे। इससे पार्टी को बगावत का डर भी सता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। शिवसेना छोड़कर राज ठाकरे ने जब अपनी नई पार्टी बनाई, तब से लेकर अब तक न तो उद्धव ठाकरे ने कभी राज ठाकरे पर सीधा हमला किया और न ही राज ठाकरे ने कभी उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। लेकिन दोनों भाइयों के बीच जारी ये पर्देदारी अब तार-तार होने जा रही है, क्योंकि एनडीए गठबंधन में होने के बावजूद राज ठाकरे की पार्टी लोकसभा की सीटों पर चुनाव तो नहीं लड़ी, लेकिन अब मामला विधानसभा चुनावों का है और राज ठाकरे पूरे दमखम के साथ विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि राज ठाकरे ने गठबंधन से जिन सीटों की मांग की है, उनमें एक वर्ली की सीट भी है, जहां से आदित्य ठाकरे जीतकर विधायक बने थे। जाहिर है कि अब राज ठाकरे की पार्टी आदित्य ठाकरे को सीधी चुनौती देगी, तो शब्दों के बाण तो चलेंगे ही। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में भाजपा की अगुवाई वाले महायुति गठबंधन को बिना शर्त समर्थन देने वाले राज ठाकरे ने अब आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपनी मांग भाजपा के सामने रख दी है। सूत्रों का कहना है कि राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस ने 288 सदस्यीय महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव में बीजेपी से 20 सीटों की मांग की है। इतना ही नहीं, राज ठाकरे ने भतीजे आदित्य ठाकरे की विधानसभा सीट भी मांगी है, ताकि वहां से एमएनएस का कैंडिडेट खड़ा किया जा सके।
एमएनएस द्वारा जिन सीटों पर दावा किया गया है उनमें अधिकांश सीटें मुंबई और मुंबई महानगर क्षेत्र की विधानसभा सीटें हैं। इनमें वर्ली, दादर माहिम, सेबरी, मगा ठाणे, जागेश्वरी, वर्सोवा, घाटकोपर वेस्ट, चेंबूर, ठाणे, भिवंडी रूरल, टिंडोशी, कल्याण रूरल ईस्ट, पंढरपुर, औरंगाबाद और पुणे की एक सीट भी शामिल है। माना जा रहा है कि राज ठाकरे अपने भतीजे आदित्य ठाकरे के खिलाफ वर्ली सीट पर संदीप देशपांडे को उतार सकते हैं। आदित्य ठाकरे ने 2019 में वर्ली सीट से चुनाव लड़कर ठाकरे परिवार का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। इससे पहले ठाकरे परिवार का कोई भी सदस्य चुनाव नहीं लड़ा था। राज ठाकरे भाभी शालिनी ठाकरे को बरसोवा से और नितिन सरदेसाई को दादर माहिम से उतार सकते हैं। राज ठाकरे ने साल 2006 में अविभाजित शिवसेना से अलग होकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की स्थापना की थी। बीजेपी ने 400 पार का लक्ष्य साधने के लिए हालिया लोकसभा चुनाव में राज ठाकरे के साथ गठबंधन किया था, लेकिन राज ठाकरे की पार्टी ने लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा था। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से भाजपा ने सिर्फ 9 सीटें जीती हैं, जबकि सहयोगी शिवसेना ने 7 और अजीत पवार की एनसीपी ने सिर्फ 1 सीट पर ही जीत दर्ज की है। भाजपा की सीटें 23 से घटकर 9 हो गई हैं। उधर विपक्षी इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस ने 13, उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने 9 और शरद पवार की एनसीपी ने 8 सीटों पर जीत दर्ज की। एक निर्दलीय ने भी जीत दर्ज की थी। एनडीए गठबंधन की सीटें कम होने पर राज्य में एनडीए के घटक दलों के लिए खतरे की घंटी बजने लगी है। इन्हीं चुनौतियों पर चर्चा के लिए भाजपा की प्रदेश इकाई ने 14 जून को मुंबई में जिला इकाई अध्यक्षों और पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। रिपोर्ट न्यूज ऑफ इंडिया। लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन को महाराष्ट्र में एनडीए से ज्यादा सीटें मिली, लेकिन चुनाव में मिली सफलता एमवीए के घटक दलों कांग्रेस और उद्धव ठाकरे को ठीक से हजम नहीं हो रही है। नतीजा ये कि दोनों ही पार्टियों में ठन गई है। सबसे पहले तो कांग्रेस ने शिवसेना, यूबीटी और पवार की पार्टी पर यह कहकर हमला कर दिया कि अगर कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिलती तो नतीजे और बेहतर होते। ये मामला थमा भी नहीं था कि उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस को ठेंगा दिखाते हुए एमएलसी के होने वाले सभी 4 सीटों पर एक तरफा अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। उद्धव ठाकरे के इस फैसले के बाद एमवीए में तनाव गहरा हो गया है। राज्य में विधान परिषद चुनाव को लेकर कांग्रेस में जबरदस्त नाराजगी की बात सामने आ रही है। लोकसभा की तरह विधान परिषद की 4 सीटों पर उद्धव ठाकरे गुट ने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है, जिसको लेकर कांग्रेस में खासी नाराजगी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने विधान परिषद उम्मीदवारों को वापस लेने का संदेश दिया है। कांग्रेस का कहना है कि सीटों को लेकर घोषणा से पहले महाविकास अघाड़ी में चर्चा होनी चाहिए थी। उद्धव ठाकरे को मुंबई से विधान परिषद के लिए आवेदन दाखिल करने वाले शिवसेना, यूबीटी के उम्मीदवारों को बरकरार रखें। नाना पटोले ने उद्धव ठाकरे से कहा है कि कोंकण स्नातक और नासिक शिक्षक उम्मीदवारों को ठाकरे को वापस ले लेना चाहिए। 4 जगहों पर बगैर चर्चा के उम्मीदवार देने से कांग्रेस में नाराजगी है। उद्धव ठाकरे के रुख से कांग्रेस प्रभारी रमेश चन्नीथला और कांग्रेस नेता नाराज हैं। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने कहा कि जब वो लंदन गए तो उन्होंने फोन किया, साथ ही मैंने उनसे कहा कि आप 2 सीटों पर लड़ें, मैं 2 सीटों पर लड़ता हूं। उस वक्त उन्होंने कहा था कि आपके उम्मीदवार कौन है, फिर मैंने उम्मीदवारों के नाम बताए। मूल प्रश्न ये है कि अगर सीटों के आवंटन पर चर्चा हुई होती तो इन 4 सीटों पर निर्वाचित होना आसान होता। मैं सुबह से उन्हें कॉल करने की कोशिश कर रहा हूं। उद्धव ठाकरे ने मुझसे संपर्क नहीं किया, इसलिए हम नहीं जानते कि उनके मन में क्या है। कांग्रेस नेता ने कहा कि हमने मुंबई में उम्मीदवार नहीं दिए हैं, उन्होंने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। नाना पटोले ने कहा कि कांग्रेस की स्थिति ये चुनाव महाविकास अघाड़ी के तौर पर लड़ने की है। कांग्रेस कोंकण स्नातक और नासिक सीट पर जोर दे रही है, लेकिन लोकसभा सीटों के बंटवारे के तहत जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने उम्मीदवारों की घोषणा की है, उससे कांग्रेस नेताओं में गहरी नाराजगी है। कांग्रेस मुंबई सीट शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के लिए छोड़ने को तैयार है, लेकिन कांग्रेस कोंकण और नासिक के लिए जोर दे रही है। रिपोर्ट न्यूज ऑफ इंडिया।
लोकसभा चुनाव के नतीजों से इतना तो साफ है कि मुफ्त की गारंटी योजनाओं की हवा पूरी तरह से निकल गई। यही वजह है कि मुफ्त की गारंटी की प्रयोगशाला बने 3 राज्यों दिल्ली, कर्नाटक और पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा। दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी हारी तो कर्नाटक में सभी विकास योजनाओं को रोककर 52,000 करोड़ की रेबड़ी बांटकर कांग्रेस बीजेपी के हाथों मात खा गई। दिल्ली की महिलाएं अरविंद केजरीवाल को झूठा और धोखेबाज बताते हुए सड़कों पर उतर आई हैं, तो कांग्रेस के दफ्तरों में महिलाएं पैसे के लिए लाइन लगा रही हैं। सबसे दिलचस्प मामला कर्नाटक का रहा, जहां 52,000 करोड़ की बड़ी रकम फूंककर कांग्रेस 20 सीटें जीतने का सपना देख रही थी, लेकिन नतीजे एकदम उलट आए। कर्नाटक विधानसभा में प्रचंड जीत का कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में कोई फायदा नहीं मिला। अब सत्तारूढ़ कांग्रेस के भीतर 5 गारंटियों के पुनर्मूल्यांकन की मांग करने वाली आवाजें तेज हो गई हैं, क्योंकि कांग्रेस इन कार्यक्रमों पर सालाना 52,000 करोड़ रुपए खर्च करने का वादा करने के बाद भी लोकसभा चुनाव में दूसरे स्थान पर रही। गारंटी के वादे के साथ पार्टी पिछले साल विधानसभा चुनाव में सत्ता में आई थी, जिसके तहत एक के बाद एक कार्यक्रम शुरू किए गए। योजनाओं में महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, महीने में 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली की आपूर्ति और परिवार की प्रत्येक महिला मुखिया को हर महीने 2,000 रुपए देने का वादा शामिल है। पार्टी ने कर्नाटक में शुरू किए गए मॉडल को अन्य राज्य विधानसभा चुनाव के साथ साथ हाल के लोकसभा चुनाव में भी दोहराया। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस विधायक एच.सी. बालाकृष्ण ने सबसे पहले मुफ्त की रेवड़ियों को लेकर विचार का सुझाव दिया था। एच.सी. बालाकृष्णन ने कहा था कि अगर पार्टी चुनाव में खराब प्रदर्शन करती है तो पार्टी शासन को गारंटी योजनाओं को वापस लेने पर विचार करना चाहिए। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डी.के. शिव कुमार को राज्य की 28 सीटों में से 15 में से 20 सीटें जीतने का भरोसा था, लेकिन पार्टी को 9 सीटें ही हासिल हुई। मुख्यमंत्री के गृह जिले मैसूर से कांग्रेस के टिकट पर एम. लक्ष्मण चुनाव हार गए। उन्होंने भी योजनाओं की समीक्षा की मांग की है। उनका तर्क है कि लोकसभा चुनाव में लोगों के जनादेश से पता चलता है कि वो योजनाओं को जारी रखने के खिलाफ हैं। कांग्रेस के बागलकोट जिले के जे.टी. पाटिल ने भी समीक्षा की मांग की है। कांग्रेस विधायकों के एक वर्ग का मानना है कि गारंटी योजनाएं अन्य विकास कार्यक्रमों की कीमत पर आई है और इनसे वोट भी नहीं मिले हैं। कांग्रेस में मुफ्त की रेवड़ी को लेकर शुरू हुए इस खटपट का नतीजा आने वाले दिनों में दिखेगा, लेकिन इतना तो तय है कि मुफ्त की रेवड़ी बांटकर विकास के कामों को रोकना एक बेहद खराब प्रयोग है, जिसका खामियाजा आज दिल्ली की जनता भुगत रही है। इस भीषण गर्मी में पानी और बिजली दोनों की कमी दिल्ली में है और दिल्ली सरकार के पास कहने को सिर्फ मुफ्त बिजली और पानी की कहानी है, जिसे सुन सुनकर दिल्ली की जनता भी अब पक चुकी है और वो भी विकास की राजनीति को पसंद करने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।